नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अब्राहम लिंकन की। उनके जीवन और उनकी जो विरासत रही है उस पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हाँ, लिंकन एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका को मतलब उसके सबसे कठिन दौर में संभाला। बिल्कुल, और सिर्फ संभाला नहीं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हमारी ये बातचीत आधारित है एक लेख पर जिसका शीर्षक है अब्राहम लिंकन, एक राष्ट्र निर्माता की कहानी। और हमारा मकसद सिर्फ क्या कहते हैं घटनाओं को गिनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम समझना चाहते हैं लिंकन के जीवन के मोड़, उनके विचारों का विकास कैसे हुआ और सबसे खास उनका वो असर जो आज भी है। हाँ, और ये बात बहुत दिलचस्प है कि इतनी साधारण एकदम मामूली शुरुआत से कोई व्यक्ति इतना बड़ा कैसे बन सकता है। सही कहा, तो शुरुआत से ही देखें। हाँ चलिए। जन्म 12 फरवरी 1809 केंटकी में एक कमरे का लॉग केबिन था बस। बहुत ही गरीब किसान परिवार, पिता थॉमस, माँ नैन्सी लिंकन। और दुखद बात ये कि जब वो सिर्फ 9 साल के थे उनकी माँ नहीं रही। और स्कूल की पढ़ाई वो तो लगभग ना के बराबर थी। हाँ, औपचारिक शिक्षा तो शायद कुल मिलाकर 1 साल भी पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन पढ़ने का शौक गजब का था। वो खुद ही पढ़ते रहते थे। सेल्फ एजुकेटेड थे मतलब। बिल्कुल, बाइबल, शेक्सपियर जो मिला पढ़ डाला। शायद इसी स्व शिक्षा ने उनकी सोच और भाषा को वो गहराई दी। हाँ, जो बाद में उनके भाषणों में देखी। फिर 1830 में परिवार इलिनॉइस चले गया। ये एक बड़ा बदलाव था शायद। हाँ, इलिनॉइस उनके जीवन का एक नया पड़ाव था। वहाँ उन्होंने शुरुआत में कई तरह के काम किए। जैसे लेख में जिक्र है रेल स्प्लिटर मतलब लकड़हारे का काम, स्टोर क्लर्क, सर्वेयर, यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर भी रहे। हाँ, और इन सब कामों से उन्हें आम आदमी की जिंदगी को करीब से देखने समझने का मौका मिला। जमीन से जुड़े रहे वो। और फिर उनका रुझान कानून की तरफ हुआ। जी, उन्होंने खुद ही कानून पढ़ा। सोचिए, बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के। और 1836 में वो बार पास करके वकील बन गए। कमाल है। और वकील के तौर पे नाम भी कमाया उन्होंने। हाँ, अपनी ईमानदारी और तर्क करने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे। और यही कानूनी समझ उनके राजनीतिक जीवन में बहुत काम आई। तो राजनीति में कब आया? 1834 में इलिनॉइस राज्य विधानमंडल के लिए चुने गए थे विग पार्टी से। अच्छा, विग पार्टी। हाँ, फिर 1846 में अमेरिकी कांग्रेस के लिए भी चुने गए, पर सिर्फ एक ही कार्यकाल पूरा किया वहाँ। उनका राजनीतिक सफर शुरुआत में कोई बहुत सीधा नहीं रहा मतलब। नहीं, उतार चढ़ाव थे, लेकिन इसी दौरान उनकी पहचान बनी, खासकर 1850 के दशक में। वो समय अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल था। हाँ, वो दास्ता वाला मुद्दा, नए राज्यों में दास्ता होगी या नहीं, इसी पर देश बट रहा था। और लिंकन इस बात से बहुत चिंतित थे कि दास्ता और फैले। लेख बताता है कि वो शुरुआत में शायद पूरी तरह दास्ता खत्म करने की बात नहीं कर रहे थे, पर उसका विस्तार रोकना चाहते थे। ये एक अहम नुक्ता है। उनकी सोच बदली फिर। हाँ, धीरे धीरे बदली। 1858 में लिंकन डगलस बहस हुई। वो सेनेट का चुनाव तो हार गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बन गई। और उनका वो मशहूर वाक्य, अपने आप में बटा हुआ घर खड़ा नहीं रह सकता, वो इसी समय का है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो नैतिक तौर पर दास्ता के कितने खिलाफ थे, पर उनकी पहली प्राथमिकता देश को मतलब संघ को बचाना था। और इसी पहचान के दम पर 1860 में वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, नई रिपब्लिकन पार्टी से। हाँ, और पार्टी का मुख्य एजेंडा ही दास्ता के विस्तार का विरोध करना था। वो चुनाव जीत गए, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लेकिन ये एक बड़े संकट की शुरुआत थी। बिल्कुल, उनके चुने जाने के बाद ही दक्षिणी राज्य एक एक करके संघ से अलग होने लगे। और फिर गृह युद्ध, अप्रैल 1861। हाँ, अमेरिकी इतिहास का सबसे खूनी दौर। लिंकन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एकजुट रखने की। उनके पास मिलिट्री का अनुभव ज्यादा नहीं था, लेकिन नैतिक बल बहुत था, बहुत ज्यादा। और उनका लक्ष्य एकदम साफ था, संघ को बचाना है। युद्ध के बीच ही उनका रुख और साफ हुआ। 1863 में मुक्ति उद्घोषणा आई। ये क्या थी असल में? बहुत बड़ा कदम था। राष्ट्रपति का आदेश था जिसने कानूनी तौर पर उन सभी राज्यों में दासों को आजाद घोषित कर दिया जो संघ के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छा, सिर्फ विद्रोही राज्यों में? हाँ, शुरुआत में। लेकिन इसने युद्ध का पूरा नैतिक परिदृश्य बदल दिया। अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों के लिए सेना के दरवाजे खुल गए, और इसी ने 13वें संशोधन का रास्ता बनाया, जिसने आखिरकार पूरे देश में दास्ता खत्म की। और उसी साल 1863 में ही गेटिसबर्ग भाषण। गेटिसबर्ग कुछ ही मिनट का भाषण, लेकिन अमर हो गया। जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार पृथ्वी से नष्ट नहीं होगी। आज भी गूंजते हैं ये शब्द। सही में उन्होंने उस भाषण में युद्ध की भयावहता को राष्ट्र के एक नए जन्म से जोड़ा, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित एक नया राष्ट्र। 1864 में वो दोबारा चुने गए, युद्ध भी चल ही रहा था। हाँ, और अब उनका ध्यान भविष्य पर था।
देश को फिर से कैसे जोड़ा जाए, पुनर्निर्माण कैसे हो। 1865 आते आते लगने लगा था कि संघ जीत रहा है, युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। हाँ, युद्ध खत्म होने के बस 5 दिन बाद 14 अप्रैल 1865 फोर्ट थिएटर में जॉन विल्क्स बूथ ने गोली मार दी। हाँ, और अगली सुबह उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 56 साल की उम्र थी। सोचकर भी अजीब लगता है, अगर वो पुनर्निर्माण के मुश्किल दौर में नेतृत्व करते तो क्या होता। उनकी विरासत को कैसे देखते हैं हम? लेख क्या कहता है? लेख उन्हें दुनिया के महानतम नेताओं में गिनता है। एक राष्ट्र निर्माता, उन्होंने अमेरिका को बचाया, दास्ता खत्म की और लोकतंत्र को एक नई परिभाषा दी। उनके गुण? विनम्रता, सहानुभूति, दृढ़ संकल्प। हाँ, और मानवीय समानता में उनका गहरा विश्वास, ये सब उनके नेतृत्व की खासियतें थी। उनका असर तो आज भी है, नागरिक अधिकार आंदोलन हो या दुनिया भर में लोकतंत्र की लड़ाई। बिल्कुल, उनके कई कथन आज भी उतने ही मायने रखते हैं, जैसे आप जो कुछ भी बने एक अच्छे बने, या वो बात कि जो दूसरों को आजादी नहीं देते वो खुद भी उसके लायक नहीं है। सच है। तो अंत में लिंकन की कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? मेरे ख्याल से ये हमें मुश्किल समय में नैतिक नेतृत्व के सही मतलब पर सोचने को कहती है। कैसे एक इंसान का यकीन, उसका नैतिक साहस पूरे देश का बल्कि दुनिया का नक्शा बदल सकता है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या आज के नेताओं में हमें वैसी ही विनम्रता और वो नैतिक दृढ़ता दिखाई लेती हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।